तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो है ये सीरीज चालू हो चुकी है। ठीक है, इसमें पहला वीडियो जो था ये मैंने सुबह 8 बजे अपलोड कर दिया था और ये जो था ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित होगा, सुबह 8 बजे वाला क्लास। और सुबह जो वीडियो अपलोड हुआ है वो इतिहास का अपलोड हुआ है। और रात को 8 बजे, जैसे कि अभी जो समय है, इस समय में हम लोग जो है ये पढ़ाई करेंगे विज्ञान की। ठीक है, तो विज्ञान का वीडियो जो है ये प्रतिदिन रात को 8 बजे अपलोड होगा। ठीक है, विज्ञान में जो है हम लोगों को क्या पढ़नी है, तो विज्ञान में हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो रहा यहाँ सिलेबस। विज्ञान में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान के बाद में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर और भौतिकी, है ना। तो जीव विज्ञान में हम लोग फिजिक्स को देखेंगे और फिर कंप्यूटर को देखेंगे। फिजिक्स और कंप्यूटर को देखने के बाद सबसे अंत में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान को। मैंने ये इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। और आप में से बहुत विद्यार्थियों का कमेंट भी था कि जीव विज्ञान को पहले शुरू किया जाए, क्योंकि जीव विज्ञान में परेशानी भी होती है। जीव विज्ञान के बाद में हम लोग भौतिकी और कंप्यूटर को शुरू करेंगे और उसके बाद में रसायन विज्ञान। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग जीव विज्ञान का क्लास। तो ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को हम लोग अगर बेसिकली क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन जो है ये 4 पार्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बायो में एक्सपर्टिज्म यानी कि बायो में हम लोग विशेषज्ञ बनने के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करेंगे। तो जीव विज्ञान के जो प्रश्न है इनको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो प्रश्न आता है ये आता है जंतु जगत से। इसके अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं, कोशिका वगैरह वगैरह चीजों को इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा ये है पादप जगत। इसमें हम लोग पौधों के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो पौधों की आकारिकी होती है, पौधों की कारिकी होती है, पादप रोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो विभिन्न प्रकार की जो पादपों की वैरायटीज है उनसे प्रश्न आते हैं, संकरण है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो देखना है ये देखना है मानव शरीर। ठीक है, मानव शरीर में जो है ये हम लोग देखेंगे ह्यूमन, जो शरीर की जो कार्यविधि है, कारिकी है, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, विभिन्न जो अंग है उनके कार्यों को देखेंगे। ठीक है, और सबसे अंत में यहाँ पे लिखा हुआ है पोषक पदार्थ एवं मानव रोग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह देखेंगे और साथ ही साथ मानव में होने वाले विभिन्न रोगों को देखेंगे। क्लास हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, देखते रहिए, समझते रहिए। अब आइए रणनीति पर। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रश्न इन 4 खंडों में से किस में से दिखाई देता है, तो सबसे ज्यादा प्रश्न दिखाई देता है हम लोगों को इस पोषक पदार्थ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करेंगे, पोषक पदार्थ एवं मानव रोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, आज शुरू करेंगे। दूसरे में हम लोग देखेंगे मानव शरीर को। ठीक है, मानव शरीर के बाद हम लोग देखेंगे जंतु जगत को। ठीक है, और सबसे अंत में देखेंगे पादप जगत को। ठीक है, तो ये हमारी पढ़ने की रणनीति होगी। सबसे शुरुआत हम लोग करेंगे पोषक पदार्थ और मानव रोग, उसके बाद मानव शरीर, फिर पादप जगत और फिर जंतु जगत और पादप जगत को सबसे अंत में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पोषक पदार्थ तथा मानव रोग। इसमें आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पोषक पदार्थों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए आज हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करेंगे इस चैप्टर का नाम है पोषक पदार्थ। ठीक है, तो पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जो है वैसे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग सरल भाषा में बात करें तो भोजन के द्वारा जो हम लोग शरीर में लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पोषक पदार्थ, जिससे हमारा शरीर जो है ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है। इन पोषक पदार्थों की कमी में शरीर जो होते हैं ये बहुत प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसको हम लोग आगे बात करेंगे इस पर। फिलहाल हम लोग समझ गए हैं पोषक पदार्थ क्या है। ठीक है, तो ये जो पोषक पदार्थ होते हैं, इन पोषक पदार्थों को जो उपयोगिता है, इस उपयोगिता के आधार पर इन पोषक पदार्थों को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर जो पोषक पदार्थ है इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से भाग हैं इन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे भी हमें काम में आने वाले हैं। सबसे पहला जो पोषक पदार्थ होता है ये होता है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ।
हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ दो हैं, पहला है वसा और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो ये वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है, ये वसा और ये कार्बोहाइड्रेट जो है, इन्हें ऊर्जा उत्पादक यानी एनर्जी प्रोड्यूसर पोषक पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे तरह का जो पोषक पदार्थ है ये है उपापचयी नियंत्रक। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं चलती रहती है, तो इन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पोषक पदार्थों को हम कहते हैं उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ, और ये भी दो हैं, विटामिन और खनिज लवण। तीसरे तरह का पोषक पदार्थ जो है ये है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। ये जो है हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ शरीर में अगर कोई टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत भी करने का कार्य करता है, और ये पोषक पदार्थ है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है यह है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। नेक्स्ट जो पोषक पदार्थ है ये है आनुवांशिक पोषक पदार्थ। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवांशिक जो होते हैं ये कुछ खास तरह के लक्षण होते हैं जो माता पिता से, ठीक है, उनकी आने वाली संतानों तक जाता है, वैसे लक्षणों को कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो आनुवांशिक पदार्थ वैसे पोषक पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, और ये आनुवांशिक पोषक पदार्थ है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इस पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल समझ लीजिए न्यूक्लिक अम्ल जो है ये आनुवांशिक पोषक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवांशिक लक्षणों को ले जाता है। हमारे शरीर में ये जो आनुवांशिक पदार्थ यानी न्यूक्लिक अम्ल है ये दो प्रकार के होते हैं, आपने नाम सुना होगा डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यही न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवांशिक पोषक पदार्थ है। अब आइए यहाँ पर हम लोग कितने पोषक पदार्थ देख लिए? तो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, चार, ठीक है, यहाँ एक 5 और यहाँ एक 6। तो ये 6 पोषक पदार्थ परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है, यानी 4 इम्पॉर्टेंट है। खनिज लवण और न्यूक्लिक एसिड को अगर हम लोग यहाँ पे नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। पोषक पदार्थ में बेसिकली हमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन्स को पढ़ना है। आज के क्लास में हम लोग वसा और कार्बोहाइड्रेट को डिटेल से देखेंगे और इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए देखते हैं वसा। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए बिल्कुल। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी, और यदि पढ़ी है तो याद नहीं होगी, मैं आपको याद भी साथ साथ में कराता चलूँगा और एग्ज़ाम में आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा। सबसे पहले बात करते हैं वसा। तो वसा क्या होता है? तो वसा जो है ये ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, ठीक है। इससे कोई प्रश्न नहीं आता है, इसको छोड़िए। वसा जो है ये सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होते हैं। वसा जो होता है ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ठोस रूप में होता है, परंतु वैसे बस वसा जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर द्रव के रूप में होते हैं तो ऐसे वसा को तेल कहा जाता है। यानी कि तेल भी एक प्रकार का वसा है, लेकिन ये 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में ना होकर के तरल अवस्था में होता है, ठीक है। इसके बाद सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में वसा की मात्रा 20 से 30% तक होनी चाहिए। गांठ बांध लीजिए, परीक्षा के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। और यदि किसी व्यक्ति में वसा की मात्रा इससे कम होती है तो वो क्या हो जाता है? कई रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे त्वचा का फटना, जीभ में फटना, है ना। बेसिकली जो होते हैं ये त्वचा फटना, स्किन संबंधी बीमारियां इससे होती हैं। अब जो वसा अम्ल होते हैं, इन वसा अम्लों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे भी आप अच्छे से समझिए, ये भी कॉन्सेप्ट का चीज़ है। तो वसा अम्ल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक घड़ा ये है और ये एक घड़ा है, 2 घड़ा है, ठीक है। अब 2 घड़े में से ये घड़ा अगर नेक तक फुल है और ये घड़ा आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो जो पूरा भरा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? तृप्त यानी संतृप्त। और जो आधा भरा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त, ठीक है। यानी कि जैसे आप 10 रोटी खा सकते हैं लेकिन आपको 5 ही मिला तो आप क्या हैं? असंतृप्त हैं। और अगर 10 खा सकते हैं और 10 मिल गया तो आप क्या हो गए? संतृप्त। और 10 खा सकते हैं रोटी और अगर आपको 12 रोटी मिल गई तो आप क्या हो गए? अति संतृप्त हो गए। नहीं समझ में आ रही है?
चलिए अब इससे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। फिलहाल सबसे पहले संतृप्त और असंतृप्त आप समझ गए। तो संतृप्त वसा वैसी वसा है जिसमें वसा के और अणु नहीं घुल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, जबकि असंतृप्त वसा ऐसी वसा है जिसमें और भी जगह खाली है और इसमें और अणु मिल सकते हैं। ठीक है, संतृप्त वसा का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, नारियल का तेल और ताड़ का तेल, ये संतृप्त वसा है। कभी एग्जाम्पल देकर भी क्वेश्चन पूछता है। और असंतृप्त वसा के अंदर दो आएंगे, मछली का तेल और वनस्पति तेल। ठीक है, मछली का तेल से आपको पूछता भी है क्वेश्चन कि मछली के तेल की जगह आपको कभी कभी दे देता है लीवर कॉड ऑयल। ठीक है, लीवर कॉड ऑयल, तो ये हो गया बेसिकली मछली के यकृत यानी मछली के लीवर का तेल। ठीक है, तो मछली के तेल को ही कहते हैं। एग्जाम में अगर इस तरह से आपको छकाए तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि असंतृप्त वसा या संतृप्त वसा दोनों में से कौन अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो देखिए सीधा बात है, जिसका पेट खाली होगा उसमें ना और अट सकता है, जिसका पेट फुल है उसमें अटेगा क्या, और नहीं अटेगा। तो यानी कि जिसका पेट खाली है वो अधिक क्रियाशील होगा। यानी कि इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर आपको कभी पूछ ले कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, तो जिसमें जगह होगा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। जिसका पेट फुल है ऑलरेडी वो कहाँ से अभिक्रियाशील होगा, वो तो सुस्ताएगा ना। तो अभिक्रियाशील ज़्यादा कौन होगा, जिसका पेट खाली है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी नहीं भूलिएगा, कभी गलती नहीं होगी। यानी असंतृप्त वसा की तुलना में संतृप्त वसा की तुलना में असंतृप्त वसा अधिक अभिक्रियाशील होती है। किताबी भाषा को मारिए गोली, समझिए कि असंतृप्त वसा जो होगी ये अधिक अभिक्रियाशील होती है। अब आइए बहुसंतृप्त वसा, बता दिया ना 10 रोटी चाहिए था और 12 मिल गई है, तो क्या हो गए, अति संतृप्त या बहुसंतृप्त। तो बहुसंतृप्त जो वसा अम्ल होते हैं इनमें अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है। यानी बहुसंतृप्त जो वसा होते हैं ये तेजी से नष्ट होते हैं, तेजी से बर्बाद होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है अभिक्रियाशील कौन ज़्यादा होता है, तो असंतृप्त वसा। और अपघटन की दर किसमें अधिक होती है, तो बहुसंतृप्त वसा। क्लियर है ना, दोनों में अंतर करके याद कर लेंगे। आइए अब बहुसंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये मनुष्यों के लिए एक अच्छा पोषाहार है। मैंने बताया ना अभी लीवर कॉड ऑयल, तो ये जो मछली का तेल है ये बहुसंतृप्त वसा है और ये मनुष्य के लिए एक अच्छा पोषाहार है, अच्छा भोजन है। ठीक है, अब एक और वसा होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस वसा। क्या कहते हैं, ट्रांस वसा। तो ये जो ट्रांस वसा है हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल और दूसरे बुरे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये जो ट्रांस वसा है ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे हृदय को रक्त की सप्लाई में कमी होती है और हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ट्रांस वसा जो है ये हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, जिससे हृदय धमनियों में रक्त की कमी हो जाती है या रक्त का बहाव कम होता है, जिससे हार्ट को रक्त नहीं मिल पाएगा और हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ है। तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है। मान लिया शरीर को 100 ऊर्जा की आवश्यकता है तो इसमें 50 से 75% तक कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें कार्बन का एक अणु होता है, हाइड्रोजन का 2 अणु होता है और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। यानी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के 1:2:1 में मिलने से बनता है और इसका सूत्र हो जाएगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि CH2O। ठीक है, समझ में आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का 1 अणु होता है,
हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है, या कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, मुझे इसका जवाब आप लोग सोच के बताइएगा। इसको समझ लीजिए पहले। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। तो मोनोसेक्राइड जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ 1 अणु होता है। क्लियर। दूसरा है डाइसेक्राइड, डाई का मतलब होता है 2। तो डाइसेक्राइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट के 2 अणुओं के मिलने से बनता है। पॉलीसेक्राइड, पॉली का मतलब होता है 2 से अधिक, 2 से अधिक मतलब 3 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के 2 से अधिक अणुओं के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं पॉलीसेक्राइड। अब एग्जाम में आपको प्रश्न आता है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन होगा? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड। ठीक है, अब अगर हम आपको पूछे कि एक झोपड़ी सरल संरचना है या एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सरल संरचना है, तो आपका जवाब होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्यों? आपका जवाब होगा झोपड़ी, क्योंकि झोपड़ी सरल संरचना इसलिए क्योंकि वो सीधा सीधा है, एक ही स्ट्रक्चर है। और मल्टी स्टोरीज में तो बहुत स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल संरचना जो है ये है मोनोसेक्राइड, क्योंकि ये सिर्फ एक अणु से मिलकर बना होता है। क्लियर। अब आइए, मोनोसेक्राइड के अंदर आता है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्रायोज। याद हो जाएगा? नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक आप याद रखना है, ग्लूकोज। तो मोनोसेक्राइड क्या है? मोनोसेक्राइड जो है या ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड्स है। ग्लूकोज को हम लोग शक्कर या चीनी भी बोलते हैं। शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह यानी डायबिटीज नाम की बीमारी होती है। ग्लूकोज शरीर में क्यों बढ़ता है? तो शरीर में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन। इस इंसुलिन की जब शरीर में कमी हो जाती है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है। ठीक है, और मधुमेह या डायबिटीज़ बीमारी होती है। इसीलिए जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में ये आता है। अब आइए डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में आप सिर्फ लैक्टोज को याद कर लीजिए। ठीक है, लैक्टोज के बारे में अभी आपको और बताऊंगा नीचे में, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि ये लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जाता है। तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट है वो है लैक्टोज, और दूध का मीठापन जो होता है ये इसी लैक्टोज के कारण होता है। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड में। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड में आते हैं स्टार्च, काइटिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये लास्ट वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्टार्च और काइटिन याद रखिएगा। ये जो स्टार्च और काइटिन है, स्टार्च जो होता है ये मंड वाले यानी माड़ जिसमें मिलता है, ठीक है, उन अनाजों में पाया जाता है। जैसे चावल माड़ मिलती है ना, तो इस तरह जो माड़ होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टार्च। ठीक है, काइटिन जो होते हैं ये पौधे जो होते हैं, पेड़, इनका जो बाहरी कठोर आवरण होता है ये होता है काइटिन। यानी ये स्टार्च और काइटिन जो होते हैं ये दोनों पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बनने वाले प्रश्नों को। ठीक है, आइए, मैंने अभी आपको बताया कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर मधुमेह नाम की बीमारी होती है। इसी को अंग्रेजी में डायबिटीज़ कहा जाता है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए किसका इंजेक्शन देते हैं? तो इंसुलिन का। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, और दूध के मीठेपन या दूध में मिठास का कारण कौन है? तो लैक्टोज है। इसको भी याद रखिएगा। अब दूध की जब बात हो रही है तो एक प्रोटीन है, इसकी भी बात यहीं पर कर लेते हैं। तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है केसिन। ठीक है, तो ये केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, और इसी केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो ये होता है केसिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, आइए
अब दूध में जो ये केसिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ये पाचन तंत्र का क्वेश्चन है, लेकिन बात दूध की हो रही है तो यहीं पे देख लेते हैं। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको कि दूध के केसिन प्रोटीन के पाचन का काम करता है रेनिन। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है गाय के दूध का रंग। ठीक है, कैसा होता है? हल्का पीला होता है ना। तो पूछ सकता है आपको क्वेश्चन कि गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो है ये कैरोटीन के कारण होता है। जैसे हल्दी का भी पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है ना, तो ये जो हल्का पीला रंग है ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। जबकि अगर सफ़ेद रंग की बात करें दूध का, तो ये केसिन प्रोटीन के कारण होता है। क्लियर? आइए अब देखिएगा, प्रश्न हल्का पीला पूछा है या सफ़ेद पूछा है। सफ़ेद होगा तो केसिन और हल्का पीला होगा तो कैरोटीन। अब आइए, दूध जो दही बन जाता है ना, यानी कि दूध को अगर हम लोग ऐसे रख देते हैं तो दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध का खराब होना या दूध से दही का बनना एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा कि दूध से दही बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब एक प्रश्न पूछ सकता है आपको कि खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, लैक्टोबैसिलस के नाम से ही है लैक्टिक एसिड। तो खट्टे दूध या दही में जो है ये पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो आज का। तो आज हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, कल इससे आगे चलेंगे और हम लोगों का बचा हुआ है विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, विटामिन और प्रोटीन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और विटामिन थोड़ा सा लंबा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसीलिए आप लोग क्लास के साथ में बने रहिए और कल हम लोग आगे बात करेंगे। और आप स्टूडेंट्स लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें वीडियो अच्छा लगता है वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूं तो कम से कम व्यू तो वीडियो पर आने चाहिए, और अगर वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे तो फिर वीडियो बनाने के लिए मज़ा भी नहीं आता है। हाँ, और जो लोगों ने कमेंट किया है, जिन बच्चों ने, उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। तो चलिए आज की क्लास का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।